गरीब माँ की अमीर बेटियाँ। गरीब माँ की दो अमीर बेटियाँ। ये कहानी गायत्री और उसकी दो बेटियों की है। एक लंबी बीमारी के चलते गायत्री के पति अशोक का देहांत हो गया था। अब पूरे घर की जिम्मेदारी गायत्री के कंधों पर आ गई थी, जिसके चलते गायत्री ने सिलाई का काम शुरू कर दिया। अब वे घर पर रखी पुरानी सिलाई मशीन से लोगों के कपड़े सिलने लगी, जिससे जैसे तैसे उसके घर का खर्चा निकल जाता था। बेटा, तेरी पढ़ाई हो गई हो तो मेरी थोड़ी मदद कर दे। मैंने एक सूट सिलकर रखा है, उसकी तुरपाई कर दे। आज शाम तक उसे देना है। हाँ माँ, मेरे स्कूल का काम थोड़ा ही बचा है, इसे करके मैं तुरपाई कर दूंगी। ठीक है, पहले तू आराम से अपनी पढ़ाई का काम कर ले, फिर इसे कर देना। सुमन जल्दी जल्दी अपना स्कूल का काम कर रही थी। इतने में गायत्री की बड़ी बेटी दिव्या भी फैक्ट्री से वापस आ जाती है। फिर दोनों बहनें मिलकर गायत्री के सिले हुए सूट में तुरपाई करने का काम करने लगती है और जल्दी जल्दी उसे पूरा कर देती है। तभी बाहर से किसी की आवाज आती है। गायत्री, ओ बहन गायत्री, मेरे कपड़े तैयार हो गए क्या? हाँ हाँ, हो गए हैं बहन, आजा। गायत्री सारे कपड़े उस औरत को देती है और वो औरत पैसे देकर वहां से चले जाती है। तुम दोनों मदद नहीं करती तो आज इसके कपड़े समय पे ना दे पाती। चलो, तुम दोनों को भूख लगी होगी, मैं अभी खाना बना देती हूँ। क्या माँ, आप भी तो सुबह से इस मशीन पर काम कर रही हो। आप रुको, आज का खाना मैं बना देती हूँ। हाँ हाँ माँ, मैं और दीदी मिलकर खाना बना लेंगे। आज तो तुम दोनों हो, कल जब तुम ससुराल चले जाओगी तब सब काम मुझे ही करना पड़ेगा। माँ, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। मैं तुम्हें अपने ससुराल साथ ले जाऊंगी। क्यों क्यों, आप क्यों? माँ को मैं अपने साथ ससुराल लेकर जाऊंगी, क्योंकि माँ तो मुझसे ज्यादा प्यार करती हैं। ऐसे सब खुशी खुशी रह रहे थे। एक दिन, माँ, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मैं जिस फैक्ट्री में काम करती हूँ, वहाँ राहुल नाम का एक लड़का काम करता है और हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो हम शादी करना चाहते हैं। गायत्री की आंखों में खुशी के आंसू थे। मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई, अगर ऐसा ही है तो तू उसके माता पिता को यहाँ बुला ले, सब मिलकर बात कर लेंगे। अगले हफ्ते राहुल और उसके माता पिता दिव्या के घर आते हैं। दोनों परिवार वाले उनके रिश्ते को मंजूरी दे देते हैं और कुछ दिनों बाद राहुल और दिव्या की शादी हो जाती है। दिव्या अगले दिन राहुल के साथ पग फेरे की रस्म के लिए अपने घर आती है। माँ, मैं आपको और सुमन को अपने साथ अपने घर ले जाने आई हूँ। अभी सुमन की पढ़ाई भी नहीं हुई और आप भी कब तक ऐसे कपड़े सिलती रहोगी? राहुल और मैं दोनों काम करते हैं, हम दोनों सब संभाल लेंगे। तभी राहुल अंदर आता है और दिव्या को खींचकर बाहर ले जाता है। ये सब तुम क्या बोल रही हो? माँ और सुमन हमारे साथ रहेंगे? उनका ये घर है तो सही। हाँ, लेकिन इसके बारे में तो मैंने पहले ही तुमसे बात की है। तब तो तुमने मेरी हाँ में हाँ मिलाई थी। और 1-2 साल की तो बात है, उसके बाद छोटी पढ़ लिख कर खुद अपना घर संभाल लेगी। लेकिन तब तक तो हम उनको अपने साथ रख सकते हैं। आखिर मैं उनको ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती। तो ठीक है, जब तक तुम्हारी बहन की नौकरी नहीं लग जाती तब तक तुम यहीं रहो और उन दोनों का ध्यान रखो। उसके बाद मेरे घर आ जाना। उन दोनों के बीच चल रही उनकी बहस गायत्री और सुमन सुन लेते हैं। थोड़ी देर बाद जब दिव्या और राहुल अंदर आते हैं तो गायत्री कहती है,
बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों हमें अपने साथ रखना चाहते हो, लेकिन हमारे यहाँ बेटी के ससुराल रुकना पाप है, इसीलिए तुम्हारे घर नहीं रह सकते। वैसे भी हम दोनों का खर्चा तो मेरी सिलाई मशीन से आराम से हो जाएगा, तुम हमारी चिंता मत करना। अब सुमन की पढ़ाई को समय ही कितना रह गया है, उसकी नौकरी जल्दी ही लग जाएगी। और हाँ, तुम्हें जब हमारी याद आए तो हमसे मिलने आ जाना। माँ, जैसा आप ठीक समझो, और आप दिव्या की चिंता मत करना। इसे जब भी आपकी याद आएगी मैं इसे आपके पास ले आऊंगा। आप अपना ध्यान रखना। अभी हम चलते हैं। राहुल और दिव्या अपने घर चले जाते हैं। माँ, शादी के बाद सब कितना बदल जाता है। मैं कभी ऐसे लड़के से शादी नहीं करूंगी जो आपको मेरे साथ ना रहने दे। मुझे आपसे जरूरी और कुछ भी नहीं। गायत्री सुमन को गले से लगाती है। तू अभी ये सब चिंता मत कर, बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। माँ, अगले साल जब मेरी नौकरी लग जाएगी तब घर का सारा खर्चा मैं संभालूंगी। फिर तुम्हें इस मशीन पर काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही समय बीतता रहता है और सुमन की कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाती है और उसके बाद सुमन को एक कंपनी में नौकरी मिल जाती है। अब सुमन घर का सारा खर्चा संभालने लगी थी। कुछ महीने बाद सुमन को अपनी कंपनी में एक अमीर लड़के से प्यार हो जाता है और दोनों की शादी हो जाती है। एक दिन, चलो माँ, मैं और मुकेश जी आपको अपने साथ अपने घर ले जाने आए हैं। मैं आपको यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकती। सुमन अपनी माँ को अपने साथ अपने ससुराल ले जाती है और उसका ध्यान रखती है। लेकिन कुछ महीने बाद मुकेश और सुमन की सास उसकी माँ को उसके घर छोड़ने को कहने लगते हैं। मुझे तो लगता था तुम्हारी माँ कुछ दिन के लिए यहाँ आई है। इनके यहाँ होने से मुझे अपना घर अपना नहीं लगता। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? माँ तो तुम्हें कभी कुछ नहीं बोलती। मुकेश बिना कुछ बोले ऑफिस चला जाता है। उसी शाम, देख बहू, मेरे बेटे ने तुमसे शादी की है। तुम्हारी माँ का ठेका नहीं लिया। तुम्हें पता भी है कितना खर्चा होता है। वो कुछ बोलता नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने पूरे खानदान को यहाँ ले आओ। माँ जी, ये सब बातें मैंने पहले ही इनसे की थी। मैं अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ सकती, और अगर खर्चे की बात है तो मैं भी नौकरी करने लगती हूँ। वैसे भी मुझे काम ना करने को आपने ही बोला था। तभी मुकेश भी घर आ जाता है। अपनी माँ को यहाँ रखने का इतना ही शौक है तो तुम भी यहाँ से जा सकती हो। ये सब बातें गायत्री सुन रही थी। वह अपना सामान लेती है और सबको अलविदा बोल वहाँ से अपने घर आ जाती है। सुमन को इस बात का बहुत बुरा लगता है। अब वह हर 15 दिन के बाद अपनी माँ को मिलने उसके घर आ जाती थी और उन्हें खर्चे के लिए कुछ पैसे भी दे आती थी। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन अचानक गायत्री की तबीयत खराब हो गई। जब सुमन को इस बात का पता चलता है तो वह अपना सामान लेकर कुछ दिन माँ के पास रहने के लिए आने लगती है। अरे, इतना बड़ा बैग कहाँ लेकर जा रही हो? माँ की तबीयत खराब है, उनकी देखभाल करने के लिए मुझे वहाँ रुकना पड़ेगा। न जाने कितने दिन लग जाए। अच्छा, तो यहाँ माँ का ध्यान कौन रखेगा? लेकिन माँ की तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, उनको क्या हुआ है? वैसे भी घर में काम करने वाले हैं और तुम भी तो हो। मैं कुछ नहीं जानता। तुम्हें उनसे मिलना है तो मिलकर आ जाओ, वहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है। आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मेरी माँ बीमार है और उन्हें मेरी जरूरत है। मैं उनके पास ही रुकूंगी। आप चाहे कुछ भी बोलो, बहुत सुन लिया मैंने। जैसे आपको आपकी माँ प्यारी है, मुझे भी मेरी माँ उतनी ही प्यारी है। मैं जा रही हूँ।
सुमन अपना बैग उठाकर अपनी माँ के पास आ जाती है और उनको डॉक्टर को दिखाती है और उनका पूरा ध्यान रखती है। एक दिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि शादी के बाद दीदी इतना बदल जाएगी। जब से उनकी शादी हुई है उन्होंने तो हमारी तरफ देखा तक नहीं। हम किस हालत में हैं, कैसे हैं, उनको कोई मतलब नहीं। जहाँ तक कि वो मेरी शादी में भी एक दिन के लिए ही आई। बेटा, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। हमारी दिव्या ऐसी तो नहीं थी कि हमसे मिलने भी ना आए। तू एक बार वहाँ जाकर देखा, वहाँ सब ठीक तो है ना? अपनी माँ के कहने पर सुमन दिव्या से मिलने उसके ससुराल जाती है। सुमन देखती है कि दिव्या पहले जैसी बिल्कुल नहीं थी। वो बहुत कमजोर और उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बने थे। दीदी, ये आपने अपनी क्या हालत बनाई है? क्या हुआ आपको? और आप हमसे मिलने क्यों नहीं आती? घर पर दिव्या के अलावा और कोई नहीं था। तुम्हें क्या बताऊं सुमन, ये लोग जितने अमीर हैं दिल के उतने ही गरीब। और राहुल, इसका तो रूप मुझे शादी के बाद दिखाई दिया। तुम्हें पता है सुमन, राहुल की पहले एक पत्नी थी जिससे इनका तलाक हुआ है और ये रात को हर रोज शराब पीकर घर आते हैं और मुझे बहुत मारते हैं। अगर मुझे ये सब पहले पता होता तो मुझसे शादी कभी नहीं करती। ऊपर से मेरी सास मुझे कहीं जाने नहीं देती और ना ही मुझे कोई पैसे देती है। अब मैं यहाँ और नहीं रहना चाहती। मुझे अपने साथ माँ के पास ले चल। ये सब सुन सुमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ दीदी, आप चलो मेरे साथ। दिव्या सुमन के साथ अपना ससुराल छोड़ अपनी माँ के पास चली जाती है और राहुल को तलाक दे देती है। कुछ दिनों बाद मुकेश को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सुमन के पास आकर अपनी गलती की माफी मांगता है और गायत्री से भी बात करता है। अब सुमन और मुकेश हर महीने अपनी माँ से मिलने घर आते और कुछ पैसे भी उन्हें देते। कुछ समय बाद दिव्या की शादी अमित नाम के लड़के से हो जाती है, जो बहुत अच्छा लड़का था। दिव्या और अमित गायत्री को अपने साथ अपने घर ले जाते हैं और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। ये कहानी है पालमपुर गांव की, जहां रेखा एक अनाथ बच्ची रहती थी और वो भीख मांगा करती थी। वो गांव में भीख मांगती थी। कभी कभी उसे खाने को कुछ मिल जाता था, लेकिन ज्यादातर उसे भूखे पेट ही सोना पड़ता था। एक दिन रेखा को ऐसे सड़क पर बैठा देख एक औरत को बहुत दुख हुआ। वो अपने पति से कहती है, देखना ये छोटी बच्ची यहाँ बैठकर भीख मांग रही है। कैसे माँ बाप है इसके, छोटी बच्ची से भीख मंगवा रहे हैं। अरे, सबकी अलग अलग मजबूरी होती है, हम किसी के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। अच्छा, तो क्यों ना ये हमारे घर काम कर ले, इसे रहने के लिए जगह मिल जाएगी। इतनी प्यारी बच्ची भीख मांग रही है, मुझसे नहीं देखा जा रहा। हमारे पास रहेगी तो भीख मांगने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी इसे। आज तुमने बहुत समझदारी वाली बात की है। मुझे ये तुम्हारी बात बहुत अच्छी लगी। ठीक है, हम ऐसा कर सकते हैं और हम इसे अपने घर में रहने के लिए जगह दे देंगे। केशव और पूजा दोनों उस बच्ची के पास जाते हैं और वो उससे जाकर बात करने लगते हैं। कुछ खाना है? थोड़े पैसे ही दे दो, मैं कई दिनों से भूखी हूँ। हाँ बेटा, हम तुम्हें पैसे भी देंगे और तुम्हें पहले अच्छे से होटल में लेकर जाकर हम पहले खाना खिलाएंगे। अच्छा बेटा, पहले तुम ये बताओ, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें इस काम पर क्यों लगाया है? मैं बचपन में अपने माँ बाप से बिछड़ गई थी। हम कहीं जा रहे थे और मेरे पिताजी और माताजी सो रहे थे। मैं ट्रेन से उतर गई और फिर ट्रेन चलने लग गई। तब से आज तक मुझे मेरे माता पिता नहीं मिले। मैं ऐसे ही गांव की सड़कों पर पली बड़ी हूँ। पूजा की आंखें नम हो जाती हैं। आज से तुम्हें ये काम करने की जरूरत नहीं है। तुम हमारे साथ चल रही हो, तुम मेरे साथ रहोगी, ठीक है? मगर मैं ऐसे कैसे आपके साथ चल सकती हूँ? मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ, तो मैं आप पर विश्वास कैसे करूँ?
बेटा, हम बहुत अच्छे लोग हैं। हम चाहते हैं कि तुम यहाँ से हटकर कुछ और काम करो। हमारे ना खेत हैं, वहाँ पर तुम घास काटने का काम कर लेना और हम तुम्हें वहीं रहने के लिए जगह भी दे देंगे और तुम्हें हर महीने पैसे भी दिया करेंगे, जिससे तुम अपना खर्चा चला पाओगी। अरे वाह, ये तो काफी खुशी की बात है। मुझे नाथ को आपका साथ मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपके साथ चलूंगी। केशव और पूजा उसे वहां से अपने साथ लेकर चले जाते हैं। नई जगह जाकर और नए लोगों को देखकर रेखा को भी बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह, अब तो मुझे हर महीने पैसे मिलेंगे। मुझे खाली पेट भी नहीं सोना पड़ेगा और रहने के लिए जगह भी मिल गई। अब तो मुझे बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं होगी। रेखा पूजा को खेत में लेकर जाती है। ये हमारे खेत हैं, तुम यहीं पर घास काट लेना और हम तुम्हारा एक छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी बना देंगे, उसमें ना तुम आराम से रहना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं बेटा, हम तुम्हारे लिए ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते, मगर इतना तो कर ही सकते हैं। वैसे तुम कितने साल की हो? मैं तो अभी 10 साल की हूँ। तुम स्कूल तो नहीं गई होगी ना? नहीं, मैं कैसे जाती स्कूल जब मेरा कोई है ही नहीं इस दुनिया में। कोई बात नहीं, जब समय मिलेगा ना तो मैं तुम्हें पढ़ा दूंगी। अरे वाह, बहुत मजा आ जाएगा। अब तो मैं पढ़ लिख भी सकती हूँ। अगले दिन रेखा सुबह जल्दी उठकर घास काटने के लिए खेत पर चली जाती है और घास काटने लगती है। घास काटने के बाद वो अपने छोटे से घर में आराम करने जाती है। अब उसे कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, क्योंकि वो जो उसे पैसे मिला करते थे उससे वो अपना घर चला लेती थी और अब गर्मियां बहुत बढ़ गई थी। रेखा का वहां रहना बेहाल हो रहा था। अरे, सर्दियों के दिन तो पता ही नहीं चले इस घर में, मगर अब तो गर्मी आ गई है। मुझे तो इस घर में रहने में बहुत मुश्किल हो रही है। रेखा घास काटती है और थोड़ी थोड़ी देर में घर में आराम करने आ जाती थी, मगर अब घर में बहुत ज्यादा गर्मी हो गई थी, मानो जैसे आसमान से आग की बारिश हो रही हो। अब मैं क्या करूं? मैं मालकिन से भी कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया हुआ है और इससे ज्यादा कोई किसी के लिए क्या ही करेगा। एक दिन पूजा रेखा से पूछने भी आती है कि उसे किसी चीज की कोई दिक्कत तो नहीं है। रेखा, तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं? सब ठीक है ना? हाँ दीदी, सब कुछ सही है। रेखा वापस से अपने लकड़ी वाले घर में जाकर बैठ जाती है और थोड़ा पानी पीकर लेट जाती है। वो सोचने लगती है कि वो इस गर्मी से छुटकारा कैसे पाए। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं इस घर में एसी लगवा लूं। ये पंखा ही इतनी मेहनत से लगाया था। हम मैं क्या करूं? मालकिन को बोलना भी सही नहीं है। बहुत देर तक रेखा दिमाग लगाती है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो जो घास काटती थी वो उसे फेंक देती थी। मैं जो घास फेंक देती हूँ, क्यों ना उसी से अपना घास का घर बना लूं? अगले दिन रेखा बहुत सारी घास लेकर अपने घर आती है और उसे रखकर थोड़ा आराम करती है, पर कुछ देर के बाद काफी सारी बकरियां वहां आती हैं जो घास को खा लेती है। रेखा उठकर देखती है कि सारी घास बकरी ने खा ली थी। वो अफसोस करती है और बोलती है, अरे, मेरी मेहनत तो सारी खराब हो गई। सारी घास बकरी खा गई। अब मुझे कल से फिर से घास लानी होगी। चलो, कोई बात नहीं, इन बकरियों का भी पेट भर गया होगा। अगले दिन रेखा फिर से घास काट कर लाती है। एक दिन में वो जितनी भी घास काटती थी उसे लाकर वो घर में लगा देती थी। लगभग 15-20 दिन के बाद घास इतनी हो गई थी कि उसका घर पूरा घास में ढक गया था। फिर पूजा खेत में आती है और रेखा के घास के घर को देखकर बोलती है, रेखा, ये घर पर घास कैसे लग गई? घर तो लकड़ी का बना था ना? वो दीदी, ये घास मैंने लगाई है क्योंकि घर के अंदर बहुत गर्मी लग रही थी, मगर अब बहुत ठंडक है, मानो जैसे एसी चल रहा हो। आप भी आकर देखो ना। अच्छा, अरे वाह, तुझमें तो बहुत दिमाग है।
पूजा उसके घर के अंदर जाती है और वाकई में वो अचंभित हो जाती है कि घास का घर एसी जैसी हवा दे रहा था, मानो जैसे वहां एसी चल रहा हो। उसके घर में बहुत ठंडक हो रही थी। रेखा, तूने तो बेटा कमाल कर दिया। तू इतनी इंटेलिजेंट बच्ची है, ये आइडिया किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। हाँ दीदी, वो तो बस मैं गर्मी से बचने के लिए छुटकारा ढूंढ रही थी, तभी मुझे ये तरकीब सूझी। ये गर्मी से बचने का छुटकारा नहीं है। अगर हमने इसे इंटरनेट पे डाल दिया ना तो सब लोग पागल हो जाएंगे इस चीज को देखकर। ये बहुत अच्छी चीज है और गरीब लोग गर्मी से राहत भी पा सकेंगे। इंटरनेट, वो क्या होता है दीदी? वो मैं तुझे कल की पढ़ाई पे बताऊंगी। रेखा की गर्मी की समस्या तो अब खत्म हो गई थी और उसे अपने घर में बहुत राहत मिल रही थी। अगले दिन पूजा रेखा को इंटरनेट के बारे में बताती है और वो उससे एक बात और कहती है। रेखा, कल ना मैं तेरी एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें तू बताना कि तूने ये घर कैसे कैसे बनाया है, ताकि ये आइडिया हम और लोगों तक भी पहुंचा सकें और लोग भी तेरे इस टैलेंट को देखकर बहुत कुछ सीख सकें। ठीक है दीदी, आप अपने फोन से उसे डाल देना। नहीं, मैं तुझे एक फोन दूंगी। मेरे पास एक पुराना फोन है, उसमें तेरा एक चैनल बना दूंगी और उसी से तेरी वीडियो डालूंगी। अगले दिन पूजा रेखा की वीडियो बनाती है और उसे यूट्यूब पर डाल देती है। ये ले रेखा, मैंने तेरी वीडियो डाल दी है, अब देखते हैं लोगों को ये पसंद आती है या नहीं। ठीक है दीदी, थैंक यू। अरे कोई बात नहीं, तूने इतना अच्छा काम किया है, ये लोगों को जरूर पसंद आएगा। अगले दिन जब रेखा खेत में घास काट रही होती है तो उसका फोन बहुत जोर जोर से बजने लगता है और बहुत सारे मैसेज आ रहे होते हैं। अरे, मेरा तो कोई जानने वाला भी नहीं है, तो मुझे इतने सारे मैसेजेस कहाँ से आ रहे हैं? रेखा जाकर अपना फोन चेक करती है और वो देखती है कि उसके वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट्स थे और सब लोग उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे और उसकी वीडियो पर मिलियंस में व्यूज थे। रेखा बहुत खुश हो जाती है। ये देखकर वो नाचने लगती है और भागकर पूजा के पास जाती है उसे दिखाने के लिए। दीदी दीदी, जल्दी देखो, कितने सारे लोगों के मुझे कमेंट्स आ रहे हैं। अरे क्या हुआ रेखा, आज तो तू बहुत खुश है, बताना जरा इतनी खुश क्यों है? दीदी, आपने तो कमाल कर दिया। देखो कितने सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स किया है, इतने सारे व्यूज भी आए हैं मेरी वीडियोस पर। अरे वाह, मैं तो जानती थी कि तू एक दिन बहुत फेमस होगी और तेरा ये टैलेंट देख किस हद तक चला गया। सब लोग तेरी कितनी तारीफ कर रहे हैं। उस वीडियो के बाद रेखा के पास कई लोग आते हैं और वैसे ही घर बनवाते हैं और रेखा उनसे बहुत सारा पैसा कमा लेती है। मगर वो कभी भी केशव और पूजा को छोड़कर नहीं जाती, हमेशा उनके पास ही रहती है और वो दोनों भी उसे अपनी बेटी की तरह ही रखते थे।